नमस्कार। यूक्रेन वॉर अब एक नए रंग की ओर जा रही है। दैट मींस रशियन स्टेट मीडिया अब डायरेक्ट अटैक्स की बात करने लगा है यूके पे और यूएसए पे, मतलब अमेरिका पे और यूके पे डायरेक्ट अटैक्स। दैट मींस वो कहीं ना कहीं सजेस्ट कर रहे हैं कि दिस वॉर हैज टू एनलार्ज। ये वॉर आगे जा सकती है यूरोप के अंदर, नेटो पे अटैक्स या फिर अमेरिका पे अटैक्स। सीरियस सिचुएशन है, दोनों तरफ से न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। और रशिया ने तो अपने न्यूक्लियर वेपन्स फुल फुल अलर्ट पे लगा रखे हैं। जिसे बोलते हैं कि तीसरी वर्ल्ड वॉर की दस्तक, ऐसी भी कहानियां हमें सुनाई दे रही हैं। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मुक्तदिर खान, अमेरिका में प्रोफेसर हैं और वैसे रहने वाले ये इंडिया डेक्कन में हैदराबाद के हैं, लेकिन अभी अमेरिका सेटल है, वहां पे पढ़ाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। ये जो रशिया और यूक्रेन वॉर है, ये अब वेस्ट की ओर मुड़ती दिख रही है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये एस्केलेट हो सकती है या सिर्फ धमकियां दी जा रही हैं कि अब आप पे हमला हो सकता है? जी रोहित साहब, आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वनक्कम। देखिए, ये जो टेलीविजन पे बयान है, मैंने वो वीडियो पे देखा भी है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें कई चीजें का उन्होंने जिक्र किया हुआ है। एक तो वो दे आर टॉकिंग अबाउट सेइंग कि ये काफी नहीं है कि हम अमेरिका और वेस्टर्न मर्सिनरीज को मार रहे हैं। अब हमें चाहिए कि उनको डायरेक्ट अटैक करें, या तो ब्रिटिश टेरिटरी पे या अमेरिकन एसोसिएटेड टेरिटरी पे, ताकि उनको भी लगे कि ये जंग का कुछ दर्द वो महसूस करें। और एज ए पनिशमेंट, क्योंकि ये जो यूक्रेन की जंग इतनी लंबी सिर्फ और सिर्फ इसलिए चल रही है कि वेस्टर्न एलाइज हथियार दे रहे हैं यूक्रेन को, मुसलसल एड दे रहे हैं, फाइनेंशियल एड हर तरह से। तो जो जंग की वजह से जो नुकसानात फेस करता है मुल्क, वो ऑफसेट कर दे रही वेस्टर्न एड। तो इसलिए वो भी चाह रहे हैं कि लेट द वेस्ट ऑल्सो फील द पेन। मेरे ख्याल से ये लॉजिक है उसकी। और इट इज इंटरेस्टिंग कि वो बरतानिया और अमेरिका को नेम किया, बिकॉज ये आर टू बिगेस्ट सपोर्टर्स ऑफ यूक्रेन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एड। अमेरिका सबसे ज्यादा तकरीबन $60 बिलियन दे चुका है यूक्रेन को। उसके बाद बरतानिया का नंबर आता है जो तकरीबन 4.5-5 बिलियन। और ऋषि सुनाक ने भी अभी रिसेंटली कन्विंस किया है जेलेंस्की को कि ही इज नॉट गोइंग टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एड जो पहले आती थी बोरिस जॉनसन के जमाने में। तो इससे दो तीन चीजें मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। एक तो जिक्र मर्सिनरीज का जो उन्होंने रेज किया है, वेस्टर्न मर्सिनरीज का। और इसका जिक्र प्राइमरीली इस वजह से हुआ है कि थोड़े टर्किश मर्सिनरीज टर्की का झंडा हिलाते हुए सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो गए कि दे आर गोइंग टू गो एंड फाइट फॉर यूक्रेन। लेकिन पिछले 6-7 महीने में तो थोड़ा रिडक्शन हुआ है मर्सिनरी फाइटर्स पे, लेकिन जो टोटल लीजियन है, यानी जो जेलेंस्की ने जंग शुरू होने के बाद अपील की कि जो यूक्रेन की तरफ से लड़ना चाहते हैं वो आए और लड़े, तो इसको फॉरेन लीजियंस करके उनको लेजिटिमाइज कर दिया। वरना वो आईसिस के अलकायदा फाइटर्स की तरह टेररिस्ट हो जाते अगर उनको फौज में भर्ती नहीं कर दिया। तो उन्हें फौज में भर्ती कर लिया यूक्रेन के। और मार्च अप्रैल में ये इत्तला आ रही थी कि तकरीबन 23,000 मर्सिनरीज आ चुके थे, बरतानिया से भी, इंग्लैंड से भी। लेकिन ताजुब की बात है, अभी तक सिर्फ 2 या 3 अमेरिकन मारे गए इस रेड में वहां पर लीजनरीज। तो रशिया क्लेम करता है कि उसने 3-3.5 हजार से ज्यादा फॉरेन लीजनरीज और मर्सिनरीज जो अमेरिका, साउथ अफ्रीका, सेंट्रल एशियन ममालिक से आ रहे हैं उनको मारा है। लेकिन द होल गोल सीम्स टू बी के समहाउ टू रीच आउट एंड कॉज पनिशमेंट। मुझे लगता है कि दिस इज नॉट अ वेरी सीरियस थ्रेट, क्योंकि अभी जो पोलैंड का जो इश्यू हुआ है जिसमें ये यूक्रेन का और बाइडेन, आपने देखा होगा जेलेंस्की और बाइडेन के बीच में काफी अग्रेसिव एक्सचेंजेस हुए हैं पिछले 3-4, जिसमें बाइडेन ने रिपीटेडली डिक्लाइन किया और डिनाई किया जो क्लेम्स जेलेंस्की कर रहे हैं कि रशिया की एक मिसाइल यूक्रेन में गिरी है। अमेरिका और वेस्टर्न अलायंस कह रहे हैं ये पोलैंड में गिरी है। ये कह रहे हैं कि ये यूक्रेन की मिसाइल थी जो पोलैंड में गिरी है। उसका मसला ये है कि अगर ये यूक्रेनियन मिसाइल है जो पोलैंड में गिरी है, तो इट मियरली ट्रिगर्स नेटो का आर्टिकल 4, जिसके तहत नेटो एलाइज आर गोइंग टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट पोलैंड।
लेकिन अगर ये आर्टिकल 5 होता है, यानी अगर रशिया की मिसाइल थी एग्रेसिवली टारगेटेड टू एक्सपेंड द वॉर, देन बाय लॉ नेटो हैज टू एंगेज इन वॉर। तो रशिया वेदर बरतानिया को अटैक करे या अमेरिका को अटैक करे या अमेरिकन एसेट्स को अटैक करे, एज लॉन्ग एज वो एसेट्स यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में हैं, दे विल बी सब्जेक्ट टू नेटो, यानी आर्टिकल 5 ट्रिगर हो जाएगा। तो अगर यूरोप में कहीं भी वो नेटो के किसी भी कंट्री को अटैक करते हैं, देन अमेरिका एंड वेस्टर्न एलाइज विल हैव टू पार्टिसिपेट। हाँ, ये और बात है कि अगर वो ब्रिटिश कॉलोनीज जो अफ्रीका में है, विच आर नॉट इन यूरोप, विच इज नॉट अमेरिका, वहां पे अगर कोई असिमेट्रिक वॉरफेयर कहिए, टेररिज्म कहिए, ऐसी चीजें ट्रिगर करता है रशिया, तो उससे तो प्रॉब्लम तो जरूर पैदा होगा, बट इट विल नॉट ट्रिगर नेटो। सो इशारा दैट इज नॉट क्लियर कि ये क्या होगा। सो फॉर एग्जांपल वेस्ट इंडीज में भी कई एसेट्स हैं अभी भी बरतानिया के इन द कैरेबियन, तो वहां पे अगर कुछ हो जाए, जिब्राल्टार इज आई थिंक आल्सो स्टिल अंडर ब्रिटिश इनडायरेक्ट कंट्रोल। तो आई डोंट नो व्हाट ही मींस, बट लेकिन अगर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में अगर अटैक करते हैं रशियन सोर्सेस या रशियन प्रॉक्सीज, then it will be all out war with NATO. Or does Russia want that? रशिया डज रशिया वांट दैट, ये क्वेश्चन है। साथ में एक क्वेश्चन ये भी तो है कि डज नेटो वांट इट, क्योंकि जैसे एक पोलैंड पे एक मिसाइल आके गिरी है वेरी क्लियर वर्ड्स में, वो रशियन दिख रही है, लेकिन दोनों साइड इसको डाउन प्ले कर रही है। रशिया भी डाउन प्ले कर रहा है और नेटो और अमेरिका भी डाउन प्ले करते। देखिए मिसाइल आई, 2 लोग मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वी डोंट नो कहां से आई, हो सकता है यूक्रेन की हो। तो क्या कहीं नेटो भी रशिया से डरता देख रहा है आपको? देखिए, it depends on which NATO country you are talking about. Because अगर पोलैंड है तो पोलैंड के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज पोलैंड विल बिकम द बैटलफील्ड, क्योंकि जो ग्राउंड फाइटिंग होगी वहां पर होगी। आप नहीं चाहेंगे कि आपके कैपिटल में जो है सो बमबारी हो। आपको पता है कि जो मिलिट्री सर्कल्स है वेस्ट में, उसने जो किए है कि अगर आपको कोई सेकेंड हैंड वेपन्स खरीदना है तो यू शुड बाय देम फ्रॉम फ्रांस। सेकेंड हैंड वेपन फ्रांस में इसलिए सबसे अच्छे होते हैं बिकॉज दे हैव बीन ड्रॉप्ड ओनली वंस एंड नेवर बीन फायर्ड। सो दिस इज ए जोक अबाउट फ्रांस सरेंडर टू जर्मनी इन वर्ल्ड वॉर 2, बगैर लड़े सरेंडर कर दिया। लेकिन वन ऑफ द मोटिवेशन फ्रांस का इसलिए था कि वो नहीं चाहते थे कि जर्मन एयरफोर्स पेरिस की बमबारी उसी तरह से करे जिस तरह लंदन की, तो पेरिस तबाह हो जाएगा। सो दे डिडंट वांट दैट टू हैपन, सो दे सरेंडर्ड। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर सरेंडरिंग। तो अगर यूरोप में जंग होती है तो यूरोप के इंस्टॉलेशन, यूरोप का कल्चर, यूरोप के शहरें, ये सब तबाह होने लगेंगे। सो जो बॉर्डर लाइन स्टेट्स हैं, एस्टोनिया वगैरह, लिथुआनिया, लाटविया, पोलैंड, फिनलैंड, दे विल बी वेरी वरीड, क्योंकि इन मुल्कों में रशियन फोर्सेस आ सकती हैं इफ देयर इज अ बैटल। अमेरिका और कनाडा आर माइल्स माइल्स अवे, ग्राउंड फोर्सेस वगैरह नहीं आएंगी। द ओनली रिस्क इज ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। लेकिन रशिया के लिए आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग दैट दे कैन कंसिडर। वो यूक्रेन को नहीं संभाल सके विद नेटो सपोर्ट। पिछले 2 हफ्ते में दे हैव सरेंडर्ड खार्किव एंड खैरसॉन, दोनों बड़े शहर जो उनके तकरीबन कंट्रोल में आ गए थे, वो दोनों को छोड़ के वो विड्रॉ होने पे मजबूर हो गए हैं। So basically they have a little extra territory from 2014 जो उन्होंने acquire किए थे। अब now they have to rely on Iranian supplies, उनके खुद supplies के बारे में सवाल उठा है। पिछले आपने गौर किया इस जंग में रशिया की एयरफोर्स इज कम्प्लीटली मिसिंग इन एक्शन, बिकॉज जो यूक्रेन को जो एंटी एयरक्राफ्ट सपोर्ट मिली है फ्रॉम वेस्टर्न सोर्सेज, दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब ऑफ मेकिंग रशियन एयरफोर्स बिल्कुल इरेलेवेंट हो गई है रशियन एयरफोर्स। तो ये मिलिट्री स्ट्रेंथ से वो क्या अटैक करेंगे वेस्ट को? बस ये धमकी देते रहेंगे कि हम न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन इफ दे गो इनटू वॉर, जैसा जनरल पेट्रियस, फॉर्मर सेंट्रल कमांड के चीफ और फॉर्मर डायरेक्टर CIA, वो कह रहे थे कि चंद दिन में, इन फ्यू डेज वी विल बी एबल टू डिस्ट्रॉय रशिया की पूरी जो ब्लैक सी में जो उनकी नेवी है और जो मिलिट्री फोर्सेस है। लेकिन अगर वो नेटो को अटैक करते हैं तो एक देयर विल बी अनदर न्यू डिमेंशन इन द वॉर जो अभी तक यूक्रेन ने नहीं किया, विच इज अटैक रशिया डायरेक्टली। तो रशिया के मॉस्को को अटैक करेंगे क्रूज मिसाइल से, तो क्या करेगा रशिया? बचेगा?
So that is a very serious consequence. I mean, does he really want to start nuclear war, and does he think he's going to win that? कन्वेंशनल तो ये जंग एक हफ्ते में जीतने वाली जंग आज 9-10 महीने हो गए, and Russia doesn't look like a superpower anymore. Yeah, there is super power vulnerability, लेकिन ये जो जिस तरीके की वॉर हम देख रहे हैं, इसमें यूक्रेन इज डिफीटिंग सुपर पावर, एंड सेकेंडली रशिया की एयरफोर्स तो मिसिंग है, एज यू मेंशन। यूक्रेन की भी बायरक्टर ड्रोन्स हैव फेल्ड। इटली के सबसे अच्छे ड्रोन्स थे, इंडिया वाज ट्राइंग टू बाय दोस बायरक्टर ड्रोन्स। यूक्रेन की एयरफोर्स भी हमें बहुत ज्यादा एक्शन में नहीं दिखी है। क्या जो जितने भी एडवांसमेंट्स यूक्रेन की तरफ से हो रहे हैं, रशिया सीडिंग लैंड, क्या आपको लग रहा है कि यूक्रेन पोलैंड में जो अटैक हुआ उस दिन अमेरिका में भी एक फायरिंग हुई। बंदे अमेरिका में घुस के जो फायरिंग करते हैं उसमें 4-5 को तो ऐसे ही लुढ़का देते हैं, 5-6 डेथ्स हो जाते हैं, 10-15। अभी कल जो शूटिंग हुई उसमें 3 या 5 डेथ, 18 इंजर्ड जो गे बार में। रशिया 100 मिसाइल्स फायर करता है, 2 कैजुअलिटीज, partly because many of them are being blocked by the anti-aircraft. हाँ, ये और बात है, इट्स टारगेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तो बंदे होते हैं काम करने वाले। सो दिस आइडिया के इट इज कॉजिंग डेवस्टेशन ऑफ यूक्रेन उतना नजर नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जो ड्रोन्स आपने रेफर किया, दे वर टर्किश ड्रोन्स, और खार्किव कीव का जो इनिशियल इन्वेजन जो नॉर्थ से हुआ था, आपको याद है, इवन कमिंग फ्रॉम बेलारूस एंड देन रशिया हैड टू गो बैक। तो उसमें द ड्रोन्स प्लेड ह्यूज मैसिव रोल इन अटैकिंग द कैरावान्स और उनके जो, हाँ, तो फौज जो आ रही थी उसको काफी ड्रोन्स ने अटैक किए। फिर ये मॉस्को बल्कि उनकी जो शिप थी, दैट वाज आल्सो, दे से कि इवन दो इट वाज ड्राउन्ड बाय क्रूज मिसाइल, लेकिन उसमें ड्रोन्स प्लेड अ बिग रोल इन डाइवर्टिंग, या कुछ टैक्टिकल रोल बहुत प्ले किया है। और खुद ये जो दूसरे अटैक्स हो रहे हैं, ये भी रशिया की तरफ से भी इज यूजिंग इरानियन ड्रोन्स, जो कामिकाजी ड्रोन्स होते हैं ना, जो सुइसाइड ड्रोन्स कहते हैं। सो दे आर यूजिंग ड्रोन्स, दोनों तरफ से ड्रोन्स हो गए। द बैटल फील्ड हैज चेंज्ड अ लॉट। मेरे ख्याल से विद इमर्जेंस ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी इवेंचुअली basically you should think of it as unmanned aircraft. So manned aircraft will become irrelevant compared to unmanned. अगर आपके सुनने वाले टॉम क्रूज का जो लेटेस्ट मूवी आई है, अगर वो देखे हैं उन्होंने तो they will realize कि उसमें ही they are discussing कि there is no more क्या कहते थे डॉग फाइट्स बिटवीन एयरप्लेन्स जो पहले होती थी वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में, बिकॉज दूर से ही शूट कर देते हैं। सो इट्स जस्ट लाइक वीडियो गेम्स। So there is Air Force. So छोड़ दें, it's consider them as robots that fly. So robots that fly, robots that are on the ground, and robots that will be underwater. उससे हम जंग लड़ेंगे in the future, which will be mostly technology versus technology. So we are beginning to see the beginning of that war. इसलिए भी ये 9 महीने हो गए, इतनी heavy firing दोनों तरफ से हो रही है, but the casualties, they say कि Mariupol की fight में about 100,000 civilians were killed. But the casualties or थोड़ी बहुत for about a month शायद they were saying कि Ukrainians were losing about 600 soldiers per day. But Russians ने भी बहुत casualties experience किए हैं. They say Russians are dying because they are not trained. Young बच्चों को भेज दिया जंग में. There is also a hidden side to this, रोहित साहब, जो discussion नहीं हो रहा है, which is population issue. Russia has a population problem. In fact, I think Russia should negotiate with India. हम 1-2 करोड़ लोग भिजा ले सकते हैं उनके पास very happily. तो उनको population नहीं पड़ रही है. They are actually capturing वो जो लेके गए हैं खरसोन से people. They will be settled in Russia because their population has been shrinking. Territory उतनी बड़ी रह गई है. So I'm not in the, देखिए, from an American perspective, this war has been very good for America. 3 चीजें हो गई इस जंग में. एक तो एक रशिया की capabilities has been exposed. It's not as big and powerful as people thought it was. यूक्रेन से नहीं लड़ सका अभी तक, तो दूसरों से क्या लड़ेगा? 1. Number 2, यूरोप डर गया है. So we now have a frightened Europe. इतना डर गया कि देखिए, जिस चीज का डर था पुतिन को कि
नेटो एक्सपैंड होगा? नेटो एक्सपैंड हो गया ना, 2 नए मेंबर्स आ चुके हैं, फिनलैंड, स्वीडन. So for America, we have expanded NATO. And now we have a scared Europe which is saying, Daddy, Daddy, आओ मुझे बचाएं. तो आए, डैडी के पास से हथियार खरीदे, डैडी की बातें सुने. सो फॉर अस यूरोप इज नाउ, फिर हमारे ऊंट आ गया पहाड़ के नीचे कहते हैं ना, तो यूरोप इज नाउ वंस अगेन सीकिंग अमेरिकन सपोर्ट एंड अमेरिकन सिक्योरिटी. और हथियार खरीद रहे हैं. आपको पता है फिनलैंड ने ऑर्डर किए 60 प्लस F-35, जर्मनी ने ऑर्डर किए हैं 64, कनाडा ने ऑर्डर किए हैं. तो अमेरिकन वेपन्स के लिए तो एकदम यू थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बूम. तो रशिया जितना उनको डराता है, वो जितना डरेंगे उतना अमेरिका के लिए बोथ जियो पोलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इट्स गोइंग टू बी अ वेरी प्रॉफिटेबल वॉर. और हम जो पैसे खर्च भी कर रहे हैं ना यूक्रेन पर, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एड. एक मिलिट्री एड है, एक ह्यूमैनिटेरियन एड है, एक इज फाइनेंशियल एड, यानी उनकी तनख्वाहें टू रन द ऑपरेशन. फाइनेंशियल एड डूब रही है, दैट इज वेस्ट फॉर अस, बिकॉज वो गए पैसे वापस नहीं आने वाले. ह्यूमैनिटेरियन एड इज फाइन, इट इज गुड, वी आर हेल्पिंग अदर पीपल हु आर इन सफरिंग. लेकिन जो मिलिट्री एड है, दैट इज गोइंग ओनली टू बाय अमेरिकन वेपन्स. राइट, अगर हम वो $16 बिलियन देते हैं, हाँ हाँ, तो वो हमारे हथियार ही खरीद रहे हैं ना, उसे जैवलिन खरीद रहे हैं, उसे ये नहीं कि हम पैसे दे रहे हैं और वो जाके दूसरे मुल्कों से हथियार खरीद रहे हैं. दैट इज नॉट हैपनिंग. सो ये जो मिलिट्री एड है, इट वर्क्स लाइक क्रिएटिंग ए सब्सिडी फॉर अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री. तो $16 बिलियन हमारे डिफेंस इंडस्ट्री को जा रहे हैं, और दैट्स क्रिएटिंग जॉब्स इन अमेरिका, दैट्स क्रिएटिंग प्रॉफिट इन अमेरिका. So in that sense, it's not a bad thing for the US as long as it does not. मतलब the only नुकसान ये है कि जो global inflation हुआ, supply chains disrupt हुए, उससे जो economies को नुकसान हो रहा है, that is the only negative I think जहां तक अमेरिका का सवाल है. इस वॉर का एंड क्या देखते हैं आप? इज यूक्रेन गोइंग टू गेट ऑल इट्स टेरिटरी, लॉस्ट टेरिटरी फ्रॉम क्राइमिया? देखिए, मैंने सेनेटर कून्स, जो सेनेटर फॉरेन रिलेशंस कमेटी के बहुत इंपॉर्टेंट सेनेटर है एंड वेरी क्लोज टू बाइडेन, उनसे भी ये सवाल पूछा था कि व्हाट इज द एंड गेम. तो वो बड़े नाराज हो गए थे मुझसे. ही सेइंग यू आर ट्राइंग टू से दैट वी शुड नेगोशिएट एट अ टाइम व्हेन यूक्रेन इज विनिंग. बड़े गुस्से में आ गए थे. बट दिस वाज बिफोर द मिड टर्म इलेक्शन. तो अगर आप मिड टर्म इलेक्शन से अमेरिकन ऑफिशियल से बात करके पूछते हैं, तो वो ये कह रहे थे कि वी विल कंटिन्यू टू फाइट एज लॉन्ग एज यूक्रेन विशेस टू फाइट. तो दैट वाज वन थिंग. द अदर थिंग, यूक्रेनियंस कह रहे थे कि हम तो रशिया को प्री 214 यानी भगा देंगे आउट ऑफ क्राइमिया आल्सो. दैट इज व्हाट दे वर सेइंग. ना सिर्फ डोनबास रीजन से, खार्किव, खेरसोन, और उनको क्राइमिया से भी वी विल लिबरेट क्राइमिया. दैट वाज व्हाट यूक्रेन वाज सेइंग. लेकिन जब से इलेक्शन खत्म हुआ है, बाइडेन की रेटरिक बदल गई है. बाइडेन इज नॉट टॉकिंग अबाउट सीज फायर. बाइडेन इज नाउ सेइंग कि विंटर शुरू होने से पहले वी शुड थिंक ऑफ विंटर. अब तो नवंबर आ गया, कब तक विंटर का इंतजार करेंगे? विंटर शुरू होने से पहले वी शुड फाइंड सम वे टू स्टार्ट नेगोशिएटिंग. इनफैक्ट द अजम्पशन वाज कि जब फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर गए थे रशिया, मे बी बिहाइंड द सीन्स कुछ डिस्कशन हुए थे, एंड दे वर आल्सो होपिंग दैट इंडिया माइट सजेस्ट सम वे ऑफ फाइंडिंग ए मिडिल ग्राउंड जहां दोनों मुल्कों को सीज फायर. लेकिन द सिग्नल आई थिंक जेलेंस्की को मिल रहा है कि भाई आपके पास ब्लैंक चेक नहीं है. यू कांट keep fighting and we are not going to keep financing this because Europeans are feeling the pinch seriously. So please find a way to put an end to this war. और वो end to the war will come only with 2 scenarios है ना, कि रशिया डिफीट होकर विड्रॉ हो जाता है या यूक्रेन टेरिटरी कंसीड कर देता है. Says okay, ठीक है, डॉनबास आप रख लें. You keep Donbass, you keep Crimea, and let's stop fighting. But एक issue that will remain is about Ukrainian neutrality, and that is where Russia needs to be strong. अगर Russia is strong at the time of ceasefire, then Russia can insist that yes, we will keep these territories and Ukraine will remain neutral. लेकिन अगर Russia weak हो जाता है, तो then Ukraine may say, okay, I want you to withdraw further, plus we will join NATO after that. लेकिन NATO के जो आर्टिकल्स हैं, उसमें एक इंटरेस्टिंग क्लॉज है which says that no country which has border disputes unresolved can join NATO.
तो जब तक तो ये जो यूक्रेन के साथ अगर बॉर्डर यूक्रेन सेज के मुझे क्राइमिया दो और रशिया सेज मैं नहीं देता हूं, तो उस सूरत में यूक्रेन कैन नॉट टेक्निकली ज्वाइन नेटो। एंड मुझे नहीं लगता कि जर्मनी जैसे मुल्क विल मेक दैट कंसेशंस एंड अलाउ यूक्रेन टू गेट इनटू नेटो। अभी तो बहुत बात कर रहे हैं ये फ्रांस, ये वेस्टर्न मुल्क है, डेमोक्रेसी है, ये है, बट यू मस्ट रिमेंबर यूक्रेन वाज द हार्ट ऑफ सोवियत यूनियन, जिसको रोनाल्ड रेगन ने इविल एम्पायर कहा था। इट वाज द इंडस्ट्रियल कोर ऑफ द सोवियत यूनियन। राइट, इट वाज द इंडस्ट्रियल कोर। देन एक चीज और ये कि यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने के लिए कोई इंडस्ट्री कोई लैंड डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। दिस इज अ प्रीरिक्विजिट। लेकिन स्टेट्स ऐसी हैं यूरोपियन यूनियन में जो कि बॉर्डर डिस्प्यूट या डिस्प्यूट में हैं। नहीं, नेटो के लिए दैट इज एन इम्पोर्टेंट कंडीशन। नेटो के लिए, नॉट नेटो के लिए, मेरे मुंह से गलत निकला, नेटो के लिए। लेकिन ऐसी स्टेट्स हैं नेटो में जिनके पास डिस्प्यूट्स हैं। देयर इज साइप्रस देयर, टर्की एंड दिस फाइटिंग अमंगस्ट देमसेल्व्स। तो I think that was article came afterwards. I think that was added afterwards. So, वो जो dispute है between two NATO countries. But I think that is an issue. We will have to check on it. There were reasons why दूसरे यूरोपियन, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को भी थोड़ा देर लगी. But I mean the US is keen कि अब देखिए NATO is the ultimate pinnacle of alliances now. लेकिन there are in between positions है strategic partnership, strategic non-NATO partner, इस तरह के designations हैं अमेरिका के पास, which allows America to legally give them weapons, give them training. तो 2014 से Ukraine has been receiving American training and American weapons, इसलिए तो इतना performance हो रहा है ये. 2014 where it was willing to fold. So Ukraine has already benefited like a NATO power. So Ukraine, whether it joins NATO formally or not, you can see कि whatever ceasefire जो भी होता है उसके बाद Western मुल्क will be there strengthening Ukraine. Ukraine doesn't have to join NATO to become a base for American troops. राइट. ये थे डॉक्टर मुक्तदर खान और स्पेशली आज इन्होंने टाइम निकाला. ही इज ऑन वेकेशन समवेयर, आई वुडंट डिस्क्लोज द लोकेशन. सर थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस और उम्मीद है जल्दी आपके साथ एक डिस्कशन और करेंगे. अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. थैंक्स अ लॉट सर. थैंक यू.